देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे शायद शेयर की है मनु जी ने। तो सबसे पहले मनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है लगभग 1920 से 1930 के बीच के दौरान की। उन दिनों महामारियों का काल चल रहा था। हैजा कालरा जैसी कई बीमारियों ने भयानक रूप ले लिया था। उसी दौरान शुभोदीप बनर्जी बड़े महीनों के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। पहले की ही तरह वो दोपहर की ट्रेन से घर वापस आ रहे थे। 3:30 बजे वो स्टेशन पर उतरे, जहां उन्हें उतरते ही बड़ा ही अजीब सा लगा, क्योंकि उस दोपहर पूरा स्टेशन ही वीरान सा पड़ा था। इससे पहले ऐसा नजारा शुभोदीप जी ने नहीं देखा था। साथ ही उनके घर से भी कोई उन्हें लेने स्टेशन नहीं आया। साथ ही पूरे स्टेशन में भी कोई खास लोग नजर नहीं आ रहे थे। खैर, वो स्टेशन से बाहर निकले और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते भर भी स्टेशन जैसी ही खामोशी थी। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। जब शुभोदीप जी अपने गांव पहुंचे तो वहां भी वही हाल था। ना कोई गांव की गलियों में दिखाई दे रहा था और ना ही घरों के आंगन में। जब शुभोदीप जी अपने घर पहुंचे तो ये डर लग रहा था कि कहीं उनके घर पर भी कोई ना हो। मगर जब शुभोदीप जी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर शुभोदीप जी को थोड़ी राहत मिली। शुभोदीप जी ने घर के अंदर आते ही अपनी बीवी से पूछा, क्या बात है, गांव के सारे लोग कहाँ लापता हैं? कहीं गए हैं क्या? इस पर उनकी बीवी बोली, हाँ, वो जमींदार के बेटे की शादी है ना, इसीलिए सभी गांव वाले उन्हीं के यहाँ पर दावत में गए हुए हैं। ये सुनकर शुभोदीप जी बोले, हाँ भाई, वो तो बड़े लोग हैं, वो तो पूरे गांव को क्या आसपास के सारे गांव को दावत दे सकते हैं। अच्छा ये बताओ, फिर तुम क्यों नहीं गई दावत में? इस पर उनकी बीवी बोली, अरे वो तुम आने वाले थे ना, तो मैं कैसे जाती भला। अच्छा अब ये बातें छोड़ो, तुम जाकर नहा लो और मैं इतने में खाना भी लगा देती हूँ। फिर जब शुभोदीप जी नहाने के बाद खाना खाने के लिए बैठे तो उन्हें घर में पहले वाली बात नहीं लग रही थी। सब कुछ उदास उदास सा लग रहा था। खाना खाते वक्त शुभोदीप जी ने अपनी बीवी से पूछा, क्या बात है, अब घर में पहले वाली रौनक नजर नहीं आ रही है? इस पर उनकी बीवी बोली, क्यों, सब तो पहले जैसा ही है, तुम्हें क्या अलग लग रहा है? शुभोदीप जी ने इस पर कुछ नहीं बोला और पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही शुभोदीप जी ने पानी का गिलास पकड़ा कि उन्होंने उस गिलास को दूर फेंक दिया और चिल्लाते हुए अपनी बीवी से बोले, ये क्या है, तुमने पानी के गिलास में खून कहाँ से भरकर लाई? इस पर वो बोली, खून? कैसा खून जी? शुभोदीप जी ने जमीन पर फैले खून की ओर इशारा करते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें ये खून? पर अभी भी उनकी बीवी आराम से बोल रही थी, कहाँ है खून? यहाँ तो पानी ही है जिसे आप खून बता रहे हैं। शुभोदीप जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बीवी वो क्यों नहीं देख पा रही है जो वो देख रहे हैं। फिर कुछ सोचने के बाद शुभोदीप जी ने अपनी बीवी से नींबू लाने को कहा। जैसे ही उनकी बीवी रसोई में गई कि पीछे से शुभोदीप जी भी रसोई में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि उनकी बीवी एक जगह खड़े खड़े ही सारा काम कर रही थी, क्योंकि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए थे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए। वो वापस चुपचाप आकर अपने खाने की जगह पर बैठ गए। फिर उनकी बीवी नींबू उनके थाली में देते हुए बोली, तुमने देख लिया ना? इस पर शुभोदीप जी अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए और रोते हुए बोले, क्या हुआ तुम्हें? फिर वो बोली, महामारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हर रोज लोग मरने लगे। बीमारी के डर से आधे से ज्यादा गांव वाले अपना सारा कुछ छोड़कर यहाँ से चले गए। मुझे भी हमारे पड़ोसियों ने अपने साथ आने को कहा, मगर मैं तुम्हें बिना बताए कैसे जाती भला?
और धीरे धीरे मैं भी महामारी की चपेट में आ गई और मेरी भी मौत हो गई। गांव भी सुनसान हो गया, आधे से ज्यादा लोग मारे गए और बाकी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। मुझे पता था कि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी आने की यही राह देखने लगी। शुभदीप जी ये सुनकर बुरी तरह से टूट गए। वो अब कुछ नहीं कर सकते थे और अब सूरज भी बस ढलने ही वाला था। उनकी बीवी अब थोड़ा परेशान दिखाई देने लगी थी। उन्हें परेशान होता देख शुभदीप जी ने पूछा, क्या हुआ, अब किस बात की परेशानी? तो इस पर वो बोली, वो सूरज बस ढल ही गया है और अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। ये सुनकर शुभदीप जी बोले, किससे? इस पर उनकी बीवी बोली, जो यहाँ महामारी से मारे गए उनकी रूहें यहाँ रातों में घूमती हैं और कोई भी आदमी उन्हें दिखाई देता है तो उसे भी मार देती है। तुम ऐसा करो कि इस मिट्टी की कोठी में छिप जाओ और जरा सी भी आवाज मत करना। शुभदीप जी को उस कोठी में छुपाने के कुछ देर बाद शुभदीप जी को बहुत सी अजीब सी आवाजें आने लगी। उनके घर का दरवाजा खुलता और बंद होता। वो रात बहुत ही डरावनी थी, मगर शुभदीप जी कैसे भी करके उसी कोठी में बिना कोई आवाज के आराम से बैठे रहे। आखिरकार सुबह हुई और उनकी बीवी ने आवाज दिया और वो कोठी से बाहर निकले। शुभदीप जी के बाहर आते ही उनकी बीवी ने कहा, अब तुम सीधे स्टेशन जाओ और रास्ते में तुम्हें कोई भी मिले या आवाज दे तो उसे बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ते रहना और स्टेशन पहुंचने के बाद वहां के मंदिर में बैठ जाना और जैसे ही ट्रेन आए तो ट्रेन में चढ़ जाना और फिर कभी भी यहाँ पर लौटकर मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करती ही रहूंगी, तुम अपना ख्याल रखना बस। ये बोलकर उनकी बीवी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। शुभदीप जी भी वहां से शहर में लौट आए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।